नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। मैं आज आपको कैलोरीमीटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ये आपके MSc सेमेस्टर 2 के पेपर 3 का यूनिट 1 का पार्ट है। पेपर 3 जो कि टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी है, उसका पार्ट है। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम कलर्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्लास्क में अलग अलग कलर के सॉल्यूशन रखे हुए हैं। इसे देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इस फ्लास्क का कलर जो है वो ज्यादा डार्क है, इसका थोड़ा कम डार्क है, इसका थोड़ा कम डार्क है और लास्ट में ये कलरलेस हो गया। आप केवल ये बता सकते हैं कि किस में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और किस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन किस फ्लास्क के सॉल्यूशन का ज्यादा है और किसका कम है, किंतु ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि किस फ्लास्क के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं कह सकते। इस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले भी कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि हीमोग्लोबिनोमीटर, उसके बाद आया लेवी बॉन्ड कंपैरेटर या लेवी बॉन्ड कैलोरीमीटर। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जो कलर है उसको एक रेफरेंस कलर से मैच कराना होता था, और इस रेफरेंस कलर को मैच कराने में जो ऑपरेटर है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि ये जो कलर मैचिंग है वो विजन के द्वारा, डायरेक्ट विजन के द्वारा होता था। इसलिए इसमें पर्सन टू पर्सन अगर हम देखें तो विजन में थोड़ी भी ऊपर नीचे होने से जो रीडिंग है वो गलत आ जाती थी। तो एग्जैक्ट रीडिंग हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में ज्ञात करने की आवश्यकता हुई, जहां पर कोई कलर कंपैरिजन ना हो, हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल सके। इसके लिए नए प्रकार के कैलोरीमीटर की खोज हुई और 1854 में जूल्स ड्यूबोस नामक वैज्ञानिक ने कैलोरीमीटर का आविष्कार किया। नाउ ये जो कैलोरीमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी कलर्ड सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो प्रकाश की कुछ मात्रा सॉल्यूशन में अवशोषित हो जाती है, और यह अवशोषित प्रकाश की मात्रा सॉल्यूशन के कलर इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, कलर इंटेंसिटी या उसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। कैलोरीमेट्री जो है वो बेसिकली दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला है बीयर्स लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। बीयर्स लॉ के अनुसार लाइट का एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, अर्थात सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक लाइट एब्जॉर्ब होगी। या हम उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी लाइट को कलर्ड सॉल्यूशन से गुजारा जाए तो सॉल्यूशन से ट्रांसमिट होने वाली प्रकाश की मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम होती है। अर्थात अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो लाइट का जो ट्रांसमिशन होगा वो कम होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ट्रांसमिटेड लाइट की मात्रा अधिक होगी। जैसा कि हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर हमने बेयर्स के पहले लॉ के मुताबिक अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो उसका एब्जॉर्बेंस, प्रकाश का एब्जॉर्बेंस, लाइट का एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाता है। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं एब्जॉर्बेंस उतना ही बढ़ता जाता है। और अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ाते गए तो जो परसेंट ट्रांसमिशन है वो कम होता जाता है। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है,
और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ये ट्रांसमिशन कम होता जाता है। दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। इसके अनुसार जब एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को किसी सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी पाथ लेंथ के बढ़ने पर कम होती जाती है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये दो ट्यूब है, एक ट्यूब ये है, ये दूसरा ट्यूब। सपोज हम दोनों ट्यूब में एक ही कलर का सॉल्यूशन रखें और एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को पहले इससे गुजारें, तो ये जो I0 इंटेंसिटी की लाइट है इस सॉल्यूशन से गुजरती है, इसकी कुछ मात्रा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ मात्रा ट्रांसमिट होके बाहर निकलती है। अब इसी वेवलेंथ के प्रकाश को या इसी वेवलेंथ की लाइट को जब इस टेस्ट ट्यूब से गुजारा जाता है तो जो ये ट्रांसमिट होने वाली लाइट की मात्रा है वो इसकी तुलना में अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें चौड़े ट्यूब में प्रकाश का जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा हो गया, अर्थात वह दूरी जो लाइट या प्रकाश किसी विलयन के अंदर तय करता है, ये विलयन के अंदर तय करता है, वो दूरी इसकी पाथ लेंथ कहलाती है। अब जब लाइट क्या है इस ट्यूब से गुजर रही है तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं जहां पर सब्सटेंस के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये जितना दूरी तय करेगा उतने ज्यादा पार्टिकल से होकर ये गुजरेगा और हर पार्टिकल में लाइट का थोड़ा 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 एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। तो जितना लंबा पाथ लेंथ होगा जो लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा होंगी, जितना कम पाथ लेंथ होगा लेयर्स उतनी कम होगी। कम पाथ लेंथ होने पर लाइट कम एब्जॉर्ब होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमने एक ही वेवलेंथ के प्रकाश की किरण को अलग अलग पाथ लेंथ के मीडियम से जब गुजारते हैं तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा होता है। हम कलरीमेट्री में पाथ लेंथ के कारण रिजल्ट में वेरिएशन को अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए एक फिक्स या निश्चित साइज के क्यूबेट का उपयोग करते हैं जिससे रिजल्ट पर पाथ लेंथ का एरर समाप्त हो सकता है। Now this is the components, major components of a कैलोरीमीटर। इस कैलोरीमीटर में एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है जो लाइट सोर्स का काम करता है। एक स्लिट होती है जिसमें पतली स्लिट पट्टी होती है जिसमें एक पतला एपर्चर या स्लिट बना होता है जिससे जो स्ट्रेट लाइट होती है वो गुजरकर इस कंडेंसर लैंप पर पड़ती है। ये कंडेंसर लैंप उस प्रकाश की किरण को आगे लगे हुए एक फिल्टर से गुजारते हैं। इसमें फिल्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये फिल्टर ग्लास या फाइबर्स के बने होते हैं जो प्रकाश के नैरो वेवलेंथ सिलेक्शन में सहायक होते हैं और केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट को आगे जाने देते हैं। जिस भी वेवलेंथ को हमने सिलेक्ट किया हुआ होता है केवल उसी वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे इस क्यूबेट पर पड़ती है। ये क्यूबेट जो है वो स्मॉल रेक्टेंगुलर या राउंड शेप के क्यूबेट होते हैं जो कि ग्लास या फाइबर्स के बने होते हैं। इसका फिक्स डायमीटर होता है और फिक्स साइज होता है। इस क्यूबेट के अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं, जो भी कलर्ड सैंपल है, क्योंकि कैलोरीमीटर से हम केवल कलर्ड सैंपल्स का ही मेजरमेंट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। इसलिए जब ये फिल्टर से होकर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस क्यूबेट से होकर गुजरती है और इस क्यूबेट के अंदर प्रकाश की कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी बचा हुआ प्रकाश जो है ये आगे लगे हुए एक फोटोसेल पर पड़ता है। ये फोटोसेल बिल्कुल ये जो फोटोसेल है वो इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है फोटोसेल से। ये गैल्वेनोमीटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या उस इलेक्ट्रिकल करंट को रीड करता है और इसको रीड करके
नंबर में या डिजिट्स में ट्रांसमिटेंट या ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में शो करता है। ये कलरीमीटर के पार्ट्स के कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे लाइट सोर्स, लाइट कंडेंसर, लेंस, फिल्टर, क्यूवेट, डिटेक्टर, फोटोसेल, आउटपुट के रूप में हम गैल्वेनोमीटर या एमीटर ले सकते हैं। पहले के जो पुराने कलरीमीटर आते थे उनमें गैल्वेनोमीटर लगा होता था। आजकल मॉडर्न कलरीमीटर में डिजिटल डिस्प्ले होता है जहां पर नंबर डिस्प्ले किया जाता है, और जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता था उसमें ऊपर की ओर एब्जॉर्बेंस या ओडी शो करता था और नीचे की तरफ उसका ट्रांसमिटेंस लाइट का है वो दिखाया जाता। ये कलरीमीटर का बाह्य संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर पावर स्विच है जिससे हम इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन या ऑफ करते हैं। ये लाइट कंट्रोल है जिससे लाइट की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम फिल्टर का सिलेक्शन करते हैं, वेवलेंथ कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है अलग अलग वेवलेंथ के लिए कलर की। ये सैंपल होल्डर है, इसके अंदर इसके कवर को हम ऊपर करके इसके अंदर क्यूबिट रख सकते हैं। ये लैंप है और ये रीडिंग है ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस स्केल्स को। ऊपर हम एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को पढ़ सकते हैं। इसके स्थान पर अभी के जो नए मॉडल हैं उनमें इस तरह का डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसपे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको नंबर के रूप में ये शो करता है। कलरीमीटर में बेसिकली जो एब्जॉर्ब लाइट है या ऑप्टिकल डेंसिटी है उसी की स्टडी की जाती है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम देखते हैं कि कलरीमीटर से हम कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए 3 सॉल्यूशन बनाना आवश्यक होता है। पहला होता है ब्लैंक सॉल्यूशन। ब्लैंक सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं कि कई बार जब हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो वो कलर्ड नहीं होता, उसमें हमको कुछ ऐसे रिएजेंट डालने पड़ते हैं जिससे उसमें कलर का फॉर्मेशन हो, क्योंकि कलरीमेट्री केवल कलर को रीड करता है। तो अगर हमारे रिएजेंट में खुद का कलर होगा तो ये उसके कलर के हिसाब से भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए जब हम ब्लैंक बनाते हैं तो हम वो सारे रिएजेंट मिक्स करते हैं जो हमने सैंपल बनाने के लिए, सैंपल प्रिपरेशन के लिए यूज किया है। केवल ब्लैंक में सैंपल का कोई भी अमाउंट नहीं होता और ये केवल रिएजेंट होता है। इससे क्या होता है, अगर रिएजेंट का अपना कोई कलर होगा तो जितनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी उसको हम 0 पे सेट कर देते हैं। तो जो रिएजेंट का कलर एब्जॉर्प्शन है, रिएजेंट का लाइट एब्जॉर्प्शन है सॉरी, तो वो उसका एरर खत्म हो जाता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है इसमें सब्सटेंस की मात्रा या कंसंट्रेशन जो है वो ज्ञात होता है। हम ज्ञात कंसंट्रेशन का या नोन कंसंट्रेशन के डिफरेंट अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिससे जो भी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आती है, हमें प्राप्त होती है, वो हमको उस कंसंट्रेशन पे कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी ये पता चल जाता है। और तीसरा होता है टेस्ट सॉल्यूशन। इसमें ब्लैंक के सभी रिएजेंट और हमारा वो टेस्ट सैंपल जिसका हमको कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, जिसकी हमको मात्रा ज्ञात करनी है, हम उसको मिक्स करते हैं और वो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होता है। दिस इज अ कलरीमीटर। अब हम इस पे काम कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कलरीमीटर है, हमने इसमें फिल्टर को सेट कर लिया, क्यूवेट में टेस्ट सॉल्यूशन डालकर मान लो रीडिंग ले ली जो कि ओडी या एब्जॉर्बेंस के रूप में हमें मिला। मान लीजिए जो ओडी हमें मिला, हमने अलग अलग सैंपल लिया और अलग अलग ओडी लिया, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात की, ये यहाँ पर हमको नंबर के रूप में डिस्प्ले हुआ। मान लीजिए कि हमारा जो ओडी है वो 0.15, 0.3, 0.05, 0.10 ऐसे आया। अब ये क्या है, ये सिर्फ नंबर है और हम इसे कंसंट्रेशन ज्ञात नहीं कर सकते। केवल यह बता सकते हैं कि ये जो पहला ओडी है वो दूसरे ओडी से आधा है और जो दूसरा ओडी है वो तीसरे ओडी से 6 गुना अधिक है।
किंतु हमें हमारे इस सैंपल में सब्सटेंस का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जानने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस रीडिंग से कुछ भी बता नहीं सकते। लेकिन अब हम यदि एक सॉल्यूशन बनाएं जिसका कंसंट्रेशन 300 mg पर डेसीलीटर हो और उसका इस समान फिल्टर पर उसका ओडी 0.3 है। हमने क्या किया, पहले हमने अननोन सैंपल्स का ओडी लिया था जिसकी ओडी इस प्रकार आई, लेकिन अगर हम एक नोन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए और उसको डालें, उसका ओडी लिया और मान लीजिए वो ओडी आया 0.3, तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि 0.15 वाले सैंपल का कंसंट्रेशन 150 mg पर डेसीलीटर होगा, क्योंकि जब हमने 300 mg पर डेसीलीटर का कंसंट्रेशन का नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया था, उसका ओडी भी 0.3 आया, तो इसका 150 आएगा, इसका 300 आएगा, इसका 50 mg पर डेसीलीटर आएगा और चौथे सैंपल का जो में सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होगा वो 100 mg पर डेसीलीटर होगा। इस ज्ञात कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बिना कैलोरीमेट्री में कोई भी इक्वेशन नहीं किया जा सकता। तो ये कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन है क्या, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को क्वांटिटी में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बेंस उतना ज्यादा होगा। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन divided by concentration of standard solution is equal to absorbance of test solution divided by absorbance of standard solution। अब चूंकि हमको कंसंट्रेशन ज्ञात करना है तो हमने कंसंट्रेशन को यहाँ ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, absorbance of test solution into concentration of standard, ये जो concentration of standard है ये ऊपर चला गया, divided by absorbance of standard। फिर क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये हमको ज्ञात है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमारा हमको मालूम है। इस कंसंट्रेशन पर जो ओडी आ रही है वो भी हमको मालूम है, एब्जॉर्बेंस भी मालूम है कि ये एब्जॉर्बेंस इस कंसंट्रेशन पर आता है, तो ये दोनों को मिलाकर एक फैक्टर बना देते हैं। अब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू फैक्टर। इन दोनों को मिला के हमने, इन दोनों को कैलकुलेट करके हमने एक फैक्टर बना लिया और ये एब्जॉर्बेंस इनटू ऑफ टेस्ट इनटू फैक्टर। नाउ फैक्टर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू फैक्टर। अब मान लीजिए कि किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 100 mg पर डेसीलीटर, तो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस और 100 mg पर डेसीलीटर पे अगर का सॉल्यूशन हमने बनाया, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ली हमने, तो जो हमको एब्जॉर्बेंस या ओडी मिला वो था 0.02। अब हमको क्या क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड और कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। इन दोनों को सॉल्व किया हमने, कैसे किया, फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर था, तो फैक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 500। अब हमारा फैक्टर हमको क्या मिला, 500। उसके बाद इस प्रकार हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं और जो भी सैंपल हमको का कंसंट्रेशन हमको ज्ञात करना है इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है फिल्टर सिलेक्शन।
ये एक फिल्टर डिस्क है जिसमें अलग अलग रंग के निशान बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग रंग के निशान बने हैं। यह डिस्क जो है वो कलरीमीटर के एक खांचे में लगा रहता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का चयन करते समय हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जिस फिल्टर को हम यूज करने जा रहे हैं, जिस फिल्टर पर या जिस वेवलेंथ की लाइट को हम यूज करने जा रहे हैं, उस लाइट का सॉल्यूशन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सॉल्यूशन से अगर सारे कलर की लाइट को गुजारेंगे, हर कलर का थोड़ा ना थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्या चाहिए कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में केवल उस रंग का चुनाव करें जिसका उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। जैसे यदि हमारे सॉल्यूशन का कलर रेड है, मान लो रेड कलर है, और हमने फिल्टर से रेड लाइट को पास होने दिया, तो क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको केवल वही कलर दिखाई देता है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता और लाइट उस कलर की पास होती है। तो रेड कलर के सॉल्यूशन से में अगर आप रेड कलर का फिल्टर लगाएंगे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम होगा। किंतु अगर उसी सॉल्यूशन से ब्लू कलर की लाइट को हम पास करें तो बहुत अधिक लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सही फिल्टर का चुनाव कैसे किया जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमको अलग अलग नैनोमीटर या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का चुनाव करना है, तो किस वेवलेंथ पर किस लाइट कलर की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 400 से 420 नैनोमीटर पर वायलेट लाइट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, 420 से 500 नैनोमीटर पर ब्लू लाइट का होता है, 500 से 570 पर ग्रीन लाइट का, और इसी प्रकार। स्पेसिफिक वेवलेंथ के चयन के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर हमने सही वेवलेंथ का फिल्टर यूज नहीं किया तो हमारे रिजल्ट पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमने उधर इक्वेशन निकाला था, कैलकुलेशन इक्वेशन, जिसमें आया था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू फैक्टर। अब मान लीजिए हमने कोई एक फिल्टर यूज किया और हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100 mg पर डेसीलीटर का बना हुआ है, उस पर जो हमको ओडी या एब्जॉर्बेंस मिला वो 0.02, जैसा कि हमको पीछे मिल गया था। इसका फैक्टर हमने निकाला 500, फैक्टर आया 500। अगर हमको जो ओडी है 0.01 मिला तो कंसंट्रेशन कितना होगा? फैक्टर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये ओडी हमारा 0.01 आया। मान लीजिए ये तो स्टैंडर्ड का हो गया, हमने फैक्टर निकाल लिया। अब हमने सैंपल लगाया, सैंपल में जो हमको ओडी मिला वो 0.01 था। इस 0.01 को, ये एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सैंपल है, इसको हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो जो कंसंट्रेशन हमको न्यूमेरिकल नंबर में मिल रहा है वो है 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर हमने दूसरा सैंपल लिया और उसी वेवलेंथ पर ओडी लिया, वो हमको मिला 0.02। इसको हमने कैलकुलेट किया तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10 mg आएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इस 0.01 और 0.02 हमारे जो कलरीमीटर का डिजिटल पार्ट है वो 2 डेसिमल तक के डेटा को शो करता है, तो यहाँ पे 0.0102 ही आएगा। तो इस स्थिति में हमको जो भी रीडिंग मिलेगी वो 5, 10, 15 ऐसे 5 के नंबर्स में आएगी, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आएगी। लेकिन अगर
हमने कोई दूसरा फिल्टर यूज किया। वो तो एक फिल्टर पर था, ये हमने दूसरा फिल्टर यूज किया। हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेम है, हमने अपना फिल्टर चेंज कर दिया। तो मान लीजिए जो हमने पहला अपना स्टैंडर्ड डाला, स्टैंडर्ड का एब्जॉर्प्शन या ओडी जो है वो हमको 0.5 मिला। अब 0.5 से हमने फैक्टर कैलकुलेट किया, कंसंट्रेशन इनटू एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये वैल्यू आई हमारे फैक्टर की 200। अब अगर हमने अपने पहले वाले सैंपल को डाला जिसका ओडी 0.1 आ रहा था, तो उसके हिसाब से इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 2 होगा। अगर इसमें किसी दूसरे सैंपल का ओडी 2 आता है तो उसमें जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो 4 mg पर डेसीलीटर होगा। इसी प्रकार इसमें जो हमको नंबर मिलेंगे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, वो 2, 4, 6, 8 mg पर लीटर इस वैल्यू में मिलेंगे। तो ये पहले वाले फिल्टर से ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। तो हमको ये हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा फिल्टर जितना एक्यूरेट होगा, हमारे डेटा उतने ही, हमारा फिल्टर जितना अच्छा होगा, जितना एक्यूरेट होगा, डेटा की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अब अतः हमें एक्यूरेट रिजल्ट के लिए अपने सैंपल के अनुसार सही फिल्टर का चुनाव करना आवश्यक है। सही फिल्टर का चुनाव एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके लिए हमको कई बार एक ही स्टैंडर्ड को अलग अलग वेवलेंथ पर गुजार कर, सोल्यूशन से गुजार कर देखना पड़ता है। लेकिन जो वर्तमान में कैलोरीमेट्री के द्वारा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ पर सैंपल मटेरियल के अनुसार स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो प्रोटोकॉल में मेंशन रहता है और हमें उस वेवलेंथ पर रीडिंग ले लेते हैं। नाउ सेटिंग कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से किसी सैंपल का एनालिसिस करने से पूर्व हमें इंस्ट्रूमेंट को साफ सुथरे स्थान पर रखकर काम करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम तीनों प्रकार के सॉल्यूशन बना लेंगे, जैसे कि ब्लैंक सॉल्यूशन है, हमारा टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। हम ये तीनों सैंपल बना लेते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट का पावर ऑन करते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार जो डिजायर्ड फिल्टर है, डिजायर्ड फिल्टर या वेवलेंथ का चयन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्यूवेट को अच्छी तरह से साफ करके सुखाकर उसमें प्लेन वाटर डालकर रीडिंग लेते हैं। और जो रीडिंग आती है, सपोज अगर कोई रीडिंग आती है, डिस्प्ले होती है मीटर पे, तो उसको हम 0 सेट कर देते हैं। उसके बाद हम इस वाटर को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, क्यूवेट को ड्राई करते हैं। उसके बाद हम अपने जो ब्लैंक सैंपल बनाया, रिएजेंट ब्लैंक सैंपल, उसको क्यूवेट में डालकर उसकी रीडिंग लेते हैं। तो अधिकतर जो है ये जो रीडिंग है वो 0 ही आती है। अगर थोड़ी बहुत रीडिंग आती है तो हम इसको फिर से 0 पे ले आते हैं। ये हमने ब्लैंक से 0 सेट कर लिया, ताकि इस रिएजेंट के कारण जो थोड़ा बहुत लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको 0 सेट कर देने से बाकी पूरे सैंपल में इसका एरर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्यूबिट में लेते हैं और उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको नोट कर लेते हैं। इस ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें पता है स्टैंडर्ड का ऑप्टिकल डेंसिटी आ गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हमारे पास कंसंट्रेशन हमको ज्ञात है, क्योंकि ये नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं फैक्टर को, फैक्टर कैलकुलेशन हो गया। फिर हम करते हैं टेस्ट सैंपल को रन करते हैं, बारी बारी से हमारे जो टेस्ट सैंपल है उसको लगाते हैं और सबकी ओडी निकालते हैं। इस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और टेस्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें ज्ञात हो जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। सबसे पहले जब कैलोरीमीटर का आविष्कार नहीं हुआ था तब हीमोग्लोबिनोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें हम कंपेयर करके काम करते थे। लेकिन हीमोग्लोबिनोमीटर से ब्लड के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको ज्ञात नहीं किया जा सकता था।
उसके बाद लेवीबॉन्ड कलरीमीटर या लेवीबॉन्ड कंपैरेटर आया, जिसमें ये एक खांचा बना होता था, डिस्क बना होता था, जिसमें अलग अलग कलर्स होते थे और इस कलर्स पर कंसंट्रेशन लिखा होता था। ट्यूब में यहाँ पर हम अपने सैंपल लेके यहाँ पर रख देते थे और इस डिस्क को इधर से घुमा घुमा कर इसके कलर मैच कराते थे और इस पे लिखे हुए कंसंट्रेशन के हिसाब से उस टेस्ट सैंपल का कंसंट्रेशन ज्ञात किया जाता था। लेकिन इसमें बहुत सारे एरर थे, विजन एरर था, हैंडलिंग एरर था, बहुत सारे थे। उसके बाद डिजिटल कलरीमीटर आया। डिजिटल कलरीमीटर में ये जो विजन वाला या हैंडलिंग टेक्नीशियन की जो प्रॉब्लम थी, इसको खत्म कर दिया गया और यहाँ पर जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी थी वो हमको न्यूमेरिकल नंबर में मीटर पर हम आराम से पढ़ सकते थे। पहले ये गैल्वेनोमीटर पे आता था जिसमें घड़ी के समान सुई होती थी और वो घुमा के दिखाता था, अब इसमें डिजिटल मीटर आ गया। लेकिन इसमें भी कई सारी परेशानियां आती हैं। जैसे आज अभी वर्तमान में ये सबसे ज्यादा प्रचलित कलरीमीटर का मॉडल है, लेकिन इसमें भी कई परेशानियां हैं। जैसे यदि आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में परफेक्शन नहीं है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में किसी प्रकार की गलती हो गई या फैक्टर कैलकुलेट करने में किसी प्रकार की गलती हो गई तो आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद सेमी ऑटोमेटेड कलरीमीटर आया। सेमी ऑटोमेटेड कलरीमीटर जो था वो बिल्कुल डिजिटल कलरीमीटर के प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच्ड होता है। इस कंप्यूटर में हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार हम इसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं और मतलब जितने भी जो हमको कैलकुलेशन करने हैं वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ से सैंपल लोड करते हैं और जो भी रीडिंग आती है वो ये कंप्यूटर उसको फॉर्मूले में लगाकर सीधा कैलकुलेट करके हमको हमारे सैंपल के कंसंट्रेशन को बताता है और ये कंसंट्रेशन या तो ये प्रिंट आउट के रूप में दे देता है या कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा के रूप में सेव हो जाते हैं। इसके बाद कई बहुत ही इसमें भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, अगर स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है। इसके बाद बहुत सोफिस्टिकेटेड कलरीमीटर आया जिसको फुल्ली ऑटोमेटेड कलरीमीटर कहा जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड कलरीमीटर जो है ये एक बड़ी मशीन होती है जिसमें छोटे छोटे रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं। इसमें कई सारे जो यहाँ पर 1-2 क्यूबिट हैं, इसमें कई सारे क्यूबिट चेम्बर बने होते हैं, यहाँ रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, कंप्यूटर अटैच्ड होता है, हमको हमारे प्रोटोकॉल को उस कंप्यूटर में फीड करना होता है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम केवल अपना सैंपल वहां रख देते हैं और ये रोबोटिक आर्म्स जितने भी केमिकल उसमें ऐड करना है वो ऐड करते हैं, उस पर लाइट आती है, उसकी रीडिंग होती है, वो डेटा सेव होता है, कैलकुलेट होता है। इसमें फिर हमको मैनुअली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो फुल्ली ऑटोमेटेड कलरीमीटर है वो रोबोटिक आर्म्स और कंप्यूटर का एक बहुत बढ़िया मैच्ड प्रोग्राम होता है। अब हमने देखा कि कैलरीमीटर से हम कैसे कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का फंक्शन क्या है। इसके बाद अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। कैलरीमीटर आज के दिन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कलर्ड कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट। कैलरीमीटर मुख्यतः हॉस्पिटल्स एवं लेबोरेटरी में प्लाज्मा, सीरम एवं यूरिन आदि में बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके द्वारा ग्लूकोज, प्रोटीन और अन्य बायोकेमिकल कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। अनेक उद्योगों जैसे फूड इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि में भी इसका उपयोग होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वाटर में या जल में विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं, केमिकल्स उपस्थित होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोराइड, साइनाइड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक इत्यादि, उनका भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। सॉरी, मैंने कहीं बोला है कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, लेकिन कलरीमीटर से क्वालिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल नहीं होता, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। नाउ अब इस कलरीमीटर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये बहुत सस्ता उपकरण होता है, एक बहुत सस्ता इंस्ट्रूमेंट है
जो कोई भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी जो है वो आसानी से इसको अफोर्ड कर सकती है। दूसरा, ये क्वांटिटेटिव कलर्ड कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं और छोटा और सस्ता होने के कारण हम इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके लिए हमको किसी एक्सपर्ट ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। इसके लिए हमको किसी स्पेसिफिक चेम्बर की या स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। इतने अधिक खूबियों के बावजूद कैलोरीमीटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे जो कैलोरीमीटर होता है केवल कलर्ड कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, वो कलरलेस कंपाउंड के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जो कैलोरीमीटर होता है इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की होती है कि जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम है ये फुल स्पेक्ट्रम पे काम नहीं करता। जो इसकी रेंज होती है वो केवल विजिबल लाइट की रेंज में काम करता है, जो कि विजिबल लाइट की रेंज जो है मोस्टली 400 नैनोमीटर से 750 टू 800 नैनोमीटर होती है। ये केवल उसी रेंज पर काम करता है। उसके पहले अल्ट्रावायलेट या उसके बाद इंफ्रारेड रीजन पर ये कैलोरीमेट्री काम नहीं करते क्योंकि ये केवल विजिबल लाइट पर ही काम करते हैं। फिर कैलोरीमीटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो अवेलेबल नहीं होती। जैसा मैंने आपको एक टेबल में दिखाया था कि 400 से 420, 420 से 470, 470 से 500, ये एक रेंज हमको मिलती है। हमको 401 या 402 नैनोमीटर वेवलेंथ की अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन देखना है तो वो हमारे पास नहीं होता। इससे क्या होता है कि एक रेंज में उस रेंज की लाइट एंटर करती है और उसमें उस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत मतलब उस वेवलेंथ पर बहुत सारे लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग इंटरफेरिंग पार्टिकल्स के द्वारा भी कर लिया जाता है। तो जो रिजल्ट की एक्यूरेसी होती है वो नहीं होती। अब इसके बाद हम कैलोरीमीटर पे इतना सारा काम कर लिए तो हमको उसके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ ध्यान देने वाली चीजें होती हैं। जैसे अगर हम किसी कैलोरीमीटर पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो यूजर मैनुअल है उसको हमको केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट हर मेक के साथ उसका जो ऑपरेशन मेथड होता है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। तो हमको एक ही कैलोरीमीटर पे काम करके सब एक जैसे काम नहीं करते, इसलिए उसका यूजर मैनुअल सबसे पहले पढ़ना चाहिए। देन किसी भी कैलोरीमीटर का क्यूबिट कभी भी किसी दूसरे कैलोरीमीटर में यूज नहीं करना चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो करेक्ट टाइप का क्यूबिट आया हमको केवल वही क्यूबिट यूज करना चाहिए। क्यूबिट को यूज करने से पहले हमें हमेशा उसको एकदम साफ रखना चाहिए। उसके जो रीडिंग सरफेसेस पर किसी तरह का फिंगर मार्क्स या स्क्रैच नहीं होना चाहिए। क्यूबिट का आउटर सरफेस जो है हमेशा हमको टिश्यू पेपर से पोंछना चाहिए, उसको कभी रगड़ना नहीं चाहिए, केवल उसको टच करके ऊपर के वाटर को या जो भी लिक्विड ऊपर लगा होता है उसको साफ कर लेना चाहिए। यूज करने के बाद हमको हमेशा अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली स्विच ऑफ करके उसका जो मेन प्लग है उसको निकाल देना चाहिए। और इन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमको अपने इंस्ट्रूमेंट को हमेशा एक कूल प्लेस पर, साफ सुथरे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए और इसको कोरोसिव केमिकल्स और फ्यूम्स आदि से बचा कर रखना चाहिए। इसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए ताकि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना आ सके। तो आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से हम कितनी महत्वपूर्ण चीजें ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोगों के धैर्यपूर्वक लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।